नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक अच्छी खबर के साथ। रायपुर से मिल रही है, कोरोना संक्रमित एक और मरीज स्वस्थ हो चुका है और अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 10 रह गई है और इस बात की एम्स प्रबंधन ने पुष्टि भी कर दी है। थोड़ी ही देर में एम्स से जो मरीज है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं। रायपुर एम्स से कोरोना संक्रमित एक और मरीज स्वस्थ हो गया है और अब उसे थोड़ी देर में डिस्चार्ज किया जाएगा। और अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या महज 10 रह गई है और इन सभी का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। उम्मीद करते हैं ये भी जल्द स्वस्थ होंगे और अपने घर जाएंगे। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से गोरेला के गोरखपुर गांव आए युवक के पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन और भी ज्यादा सख्त हो गया है। गोरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर ने गोरखपुर गांव को सील कर दिया है। साथ ही युवक के संपर्क में आए 39 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और सभी की जांच सैंपल के लिए रायपुर भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही 21 और 22 अप्रैल को जिले में टोटल लॉकडाउन भी घोषित कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना पीड़ितों की संख्या का इजाफा भले ही मध्य प्रदेश में हो रहा हो, मगर इसकी चिंता छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में अब बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में सोमवार को कोरोना संक्रमित मिले 16 वर्षीय किशोर का छत्तीसगढ़ कनेक्शन सामने आया है। दरअसल युवक डिंडोरी से सब्जियां लाकर गौरेला में बेचता था और साथ ही कई दुकानदारों को सब्जियां सप्लाई भी करता था, मगर 4 दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर उसका सैंपल जबलपुर भेजा गया, जहां से उसके रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद से आसपास के इलाकों में दहशत की स्थिति बन गई। जिला प्रशासन डिंडौरी से जैसी पुष्टि हुई कि गोरेला से एक व्यक्ति गए हुए हैं, उनको पॉजिटिव पाया गया है वहाँ पर, तो उसके पश्चात से ही हम लोगों ने जिस एरिया में ये व्यक्ति निवासरत था वहाँ पर हम लोगों ने उस पूरे एरिया को हमने अभी सीज कर दिया है और वहाँ से आना जाना सभी का बंद कर दिया है। वहाँ कोई अंदर आ भी नहीं सकता और कोई जा भी नहीं सकता। इस तरीके से हम लोगों ने पूरी उनकी बाउंड्रीज को सील कर दिया। लगभग 11 जगह हम लोगों ने बैरियर लगाए हैं वहाँ पर। डिंडोरी में युवक के पॉजिटिव मिलने के बाद गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि किशोर गोरेला में 4 दिनों से अपने मामा के घर रुका था, जिसके बाद सब्जी वाली गाड़ी से ही लौट गया। साथ ही लंबा रास्ता होने के कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ढाबे पर खाना भी खाता होगा। मामले पर कलेक्टर का कहना है कि युवक कैसे संक्रमित हुआ इसका पता नहीं चल सका है, मगर युवक के संपर्क में आए 102 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की सीमा से लगे मार्गों पर आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स उनके थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनको हमने क्वारंटाइन सेंटर में रख लिया है और उनकी सैंपल सभी कलेक्शन का काम चल रहा है ताकि उनके टेस्ट पूरे करवाए जा सकें। कल डिंडोरी में एक 14 वर्षीय बालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसका ये यहाँ पे कनेक्शन आया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहा था। तो खासकर पिछले 30 मार्च से 16 अप्रैल तक यहीं पे था। उसके पश्चात वो डिंडोरी गया है और वहाँ पे उसका टेस्ट में पॉजिटिव आया। तो बेलगहना टोला एक जहाँ पे वो उसकी काफ़ी आवाजाही थी और गोरखपुर में जहाँ इसकी काफ़ी आवाजाही थी, इनको कल रात से ही पूरी तरह से नाकेबंदी करके सील किया गया है। कोरोना मामले में छत्तीसगढ़ में अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर गोरेला के गोरखपुर से मध्य प्रदेश का कोरोना कनेक्शन जिसने चिंता बढ़ा दी है। इस जिले में तो स्वास्थ्य विभाग की सीएमएचओ तक की नियुक्ति नहीं हो सकी है, टेस्ट किट भी अब तक नहीं पहुंची है और न ही यहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टाफ मौजूद है। इस जिले के लिए पहले ही कटघोरा ने चिंता बढ़ाई हुई थी, क्योंकि कोरबा जिले की कटघोरा की सीमा भी इस जिले से मिलती है। अब कंजरिया कनेक्शन ने कोरोना की दहशत बढ़ाने का काम किया है। शरद अग्रवाल, आईबीसी 24, पेंड्रा। कोरबा जिले का एक और कोरोना संक्रमित मरीज आज पूरी तरह से ठीक होकर रायपुर एम्स से डिस्चार्ज हो गया है और इसके साथ ही राहत की बात यह है कि जिले में पिछले 5 दिन से कोई भी नया संक्रमित मरीज नहीं मिला है। पिछले 72 घंटों में 841 सैंपल की जांच हुई है, लेकिन कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिला है।
जिले में अब तक 2477 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिसमें से अब तक 2307 लोगों की जांच रिपोर्ट भी मिल चुकी है। इनमें से अब तक कुल 28 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं और 2279 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 170 सैंपलों की अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। आपको बता दें, आज ठीक हुए एक और मरीज के बाद अब तक 18 कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। रायपुर एम्स में कटघोरा के 10 लोगों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोरबा जिले में रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट से जांच नहीं की जाएगी। जिले में 2 दिन पहले ही 2000 किट आई है। पिछले 2 दिनों में इन किट से 797 लोगों की जांच हुई थी। खास बात यह है कि इस टेस्ट किट की सभी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रशासन की ओर से लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। रमजान शुरू होने से पहले प्रशासन ने आज एक बैठक ली है और मुस्लिम समुदाय के लोगों से सावधानी और सुरक्षा से रमजान मनाने की अपील की है। कलेक्टर ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा है। आइए और अब बात करेंगे कोरोना के कर्मवीरों की, कोरोना के योद्धाओं की। छत्तीसगढ़ में कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके कोरबा के हालात अब काबू में आते जा रहे हैं, जो संभव हुआ है कोरोना वॉरियर्स की कड़ी मेहनत से और प्रशासनिक सूझबूझ से। सर्विसेज डे पर आपको रूबरू कराते हैं ऐसी ही महिला अधिकारी किरण कौशल से, जो कोरबा कलेक्टर हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्य के आगे अपने परिवार को भी किनारे रख दिया। कटघोरा में कोरोना संक्रमण के दायरे को महज 100 मीटर में समेटकर रखना काफी चुनौतीपूर्ण था, जिसे उन्होंने जिले के साथ ही अपने परिवार को सुरक्षित रखकर बखूबी निभाया। किरण कौशल ने अपनी जरूरत की चीजें एक कमरे में ही समेट दी है और उसे ही ऑफिस और उसे ही घर बना लिया है। उन्होंने बुजुर्ग माता पिता, सास और 2 बच्चों के चलते काफी सावधानी बरती है, जिसके चलते वो डिस्पोजल थाली और ग्लास का इस्तेमाल कर रही है। उनकी तरह कई अधिकारी भी ऐसे हैं जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि जल्द कोरबा जिला संकट मुक्त दिखाई देगा, बस सभी जनता हर गाइडलाइन का अच्छे से पालन करे। जिले में कोविड रिलीफ के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं और लॉकडाउन सफल हो उसका भी प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ साथ यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जन सामान्य की, उसकी पूर्ति हो, और उसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हुई है। साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं कि विभिन्न एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस राइज ना हो। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोरोना टेस्टिंग सेंटर खुलवाने का फैसला राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। आज ही सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि केंद्र ने हमारी अनुशंसा को रिजेक्ट कर दिया है। राज्य शासन ने कहा कि हमने बिलासपुर के एक निजी अस्पताल और सिम्स में टेस्ट सेंटर खोलने की अनुशंसा की थी, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है। वहीं केंद्र की तरफ से कहा गया है कि हम 48 घंटे के अंदर बिलासपुर में अनुमति देने को तैयार है, बशर्ते राज्य बुनियादी जरूरतें पूरी करे। मामले में केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आप दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इसलिए अब टेस्ट सेंटर खोलने का फैसला हम राज्य और केंद्र सरकार पर छोड़ते हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। छत्तीसगढ़ के किसानों को मई से धान का समर्थन मूल्य की जो अंतर की राशि है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को ये राशि दी जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किसानों के खाते में बीमा राशि के रूप में 565 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 50 करोड़ और खरीफ फसल नुकसान की बीमा राशि का 70 करोड़ भुगतान किया जा चुका है। अंतर की राशि देने के लिए 5200 करोड़ रुपए के शॉर्ट टर्म लोन की तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सरकार को किसानों की सबसे ज्यादा चिंता है। कोरबा में पोल्ट्री कारोबार पर प्रतिबंध पर कृषि मंत्री ने कहा कि कोरबा कोरोना का हॉटस्पॉट है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। कोरबा का निर्णय प्रदेश व्यापी ना माना जाए।
कोरोना और लॉकडाउन के चलते लंबे अरसे से बंद रायपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस को आज खोल दिया गया है। करीब 80% कर्मचारी और अधिकारी काम करने पहुंचे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। दफ्तर के 9 नंबर रूम में एक काउंटर बनाया गया है, जहां पर सभी विभागों के आवेदन लिए जा रहे हैं। साथ ही वहीं आम जनता के लिए कलेक्ट्रेट में प्रवेश वर्जित रखा गया है। कर्मचारी नेता विजय झा ने बताया कि ज्यादातर आवेदन आने जाने की अनुमति से जुड़े हुए हैं। कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है कि इस तरह की अनुमति के आवेदन न लगाएं। इधर भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने ने कहा है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरह स्पष्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, जिस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि राज्य सरकार फिलहाल केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही जिलों में छूट दे रही है। लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को छत्तीसगढ़ में कई केंद्र कार्यालय में कामकाज अब नियमित रूप से शुरू कर दिए गए हैं। कई कार्यालयों में ई ऑफिस कार्य प्रणाली अपनाने पर अब जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत देश के कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर सभी जिलों में अब सरकारी कार्यालय में काम शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत रेलवे, जीएसटी, आयकर विभाग के कार्यालय में भी काम शुरू हो गया है। ऑफिस में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग भी करना होगा। जानकारी के मुताबिक सभी केंद्र कार्यालयों में फिलहाल 33% तक कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। कार्यालयों में अनावश्यक लोगों की आवाजाही पर बैन रहेगा। रायपुर मंडल दक्षिणपुर मध्य रेलवे द्वारा जरूरी वस्तुओं की ढुलाई के लिए पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है। इसमें पूरे भारतीय रेल के हर महत्वपूर्ण इसमें जितनी भी पार्सल ट्रेनें अभी चल रही है, सभी का शेड्यूल और कौन कौन से दिनों में ये चल रही है, ये NTES की वेबसाइट और ऐप पे उपलब्ध है। तेलंगाना से पैदल वापस आने के दौरान नाबालिग की मौत मामले में सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। साथ ही मृतका के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं सीएम ने कलेक्टर को जांच रिपोर्ट भी देने को कहा है। दरअसल नाबालिग परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए तेलंगाना के कन्हाईगुड़ा गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 15 अप्रैल को सभी वापस बीजापुर के लिए पैदल लौट रहे थे, जहां रास्ते में 18 अप्रैल को भंडारपाल के पास उनकी तबियत बिगड़ने से नाबालिग की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर प्रशासन ने शव को जिला अस्पताल भेज दिया था और बाकी 11 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया था। हालांकि मृतका की जांच रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आने पर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। 11 लोगों में से जो कि तेलंगाना मिर्ची तोड़ने गए थे, उनमें से एक बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। ये 15 तारीख से ये पेरूर के आसपास जो कि अपने तारलागुड़ा बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से निकले थे यार। 19 तारीख को 18 तारीख को सुबह लगभग ये हम लोग के बॉर्डर जो एरिया है एंटर करने के बाद में 8-9 बजे इसकी डेथ हो गई। बात करेंगे बड़ी खबर की रायपुर से मिल रही है। पीलिया पीड़ितों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब आंकड़ा 433 तक का जा पहुंचा है और पिछले 36 घंटे में 76 नए मरीज मिले हैं। रामनगर और संतोषी नगर में अब नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें 70 मरीज उल्टी दस्त से पीड़ित है और गंदे पानी से पूरे शहर में पीलिया फैल रहा है। आज 7 जगह जो पानी के सैंपल लिए गए हैं उसमें खतरनाक बैक्टीरिया मिला है और करीब 50 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला से। संदीप, लगातार रायपुर में पीलिया पीड़ितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, 400 के पार पहुंच गया है आंकड़ा। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 20 दिन पहले सूचना लगभग शुरू हुआ था। 7 मरीज पहली बार आमा पा रहे थे। हम तब से इस खबर को फॉलो कर रहे हैं और 433 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। सबसे डरावनी बात यह है कि अभी लोग लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है जो गंदा पानी आ रहा है नगर निगम का नलों से, जो पानी आ रहा है गंदा, उस कारण पीलिया फैल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज एक चंपा कॉलोनी के पास का वार्ड है, एक मोहल्ला है, वहाँ 6 साल के बच्चे को भी पीलिया हो गया है। तो संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। आज 36 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 13 जगह की जो पानी की जांच की गई थी उसमें से 7 पानी के सैंपल में खतरनाक बैक्टीरिया मिला है, जिससे जो मल में पाया जाता है और उससे उल्टी दस्त के अलावा दिमाग और फेफड़ों में भी संक्रमण होता है। तो कहीं ना कहीं चिकित्सक इस बात का
बिल्कुल आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा कोरोना संक्रमण काल में जब लोगों को पीलिया फैलता है, इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खतरा है। और आपको बता दें कि 2014 में ही ऐसे हालात बने थे, 21 लोगों की मौत हो गई थी, 2008 लोगों की मौत हुई थी, 2 गर्भवती महिलाएं थी, इन लोगों की मौत पीलिया से हुई थी। जी। तो कहीं ना कहीं वैसे हालात ना बने, इसलिए प्रशासन को चौकन्ना होना पड़ेगा और कारण ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से गंदा पानी आ रहा है, इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया है अभी तक। जी संदीप, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जांच का विषय है ये। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद जिला और पुलिस प्रशासन ने अब डूमर तराई थोक सब्जी बाजार को रात में खोलने का निर्णय लिया है। मार्केट में अब केवल थोक सब्जी विक्रेताओं को ही प्रवेश मिलेगा। 72 घंटे के टोटल लॉकडाउन खुलने के बाद इस सब्जी बाजार में लगातार भीड़ उमड़ रही थी और इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय हुआ। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने सब्जी बाजार का जायजा लिया और सब्जी व्यापारियों से बात की। अभी हम खड़े हैं डूमर तराई थोक सब्जी मार्केट में। यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी और इससे संबंधित खबर हमने दिखाई थी और उसके बाद लोगों ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और एक्शन लिया है और एक्शन लेने की इसको, इस व्यवस्था का कैसे सुगम किया जाए, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी ना हो, इसका निरीक्षण करने के लिए आज रायपुर SSP और कलेक्टर यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ के व्यापारियों से यहाँ पर बातचीत हुई थी और बातचीत करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि चिल्लर जो सब्जी विक्रेता आके यहाँ पर सब्जी खरीदते थे तो वो बंद कर दिया गया। केवल थोक यहाँ पर दुकानें अब कल से रहेगी ताकि यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, अब पूरा देख रहे हैं, पूरा ये इलाका जो है वो पूरा गाड़ियों से और लोगों से भर जाता था। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। सब्जी डूमर तराई थोक सब्जी मार्केट के जो अध्यक्ष हैं रेड्डी जी, वो मौजूद हैं। आज आए थे SP साहब और कलेक्टर साहब, क्या दिशा निर्देश दिए? और 2 दिन से आप भी महसूस कर रहे थे कि यहाँ पे काफी भीड़ यहाँ इकट्ठी थी। जी, अभी जिलाधीश महोदय और SP महोदय आए थे और उनका निर्देश ये रहा कि थोक मंडी है, आप थोक का ही कार्य कीजिए, चिल्लर का काम मत कीजिए, मिनी होलसेलर को आप यहाँ माल दीजिए। तो हम लोगों ने दो निर्णय लिया है कि थोक सब्जी मंडी अब से रात को 12 से सवेरे 6 बजे तक खुलेगी और यहाँ रिटेलरों को बिल्कुल माल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मिनी होलसेलरों को माल दिया जाएगा। बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया है। जो सब्जी मंडी, थोक सब्जी मंडी सुबह खुलती थी और दोपहर तक 3 बजे तक खुले रहती थी, अब यहाँ पे कलेक्टर और SP के निर्देश के बाद ये निर्णय लिया गया है कि ये सब्जी मंडी में चिल्लर थोक सब्जी विक्रेताओं को नहीं प्रवेश दिया जाएगा और ये अब रात में जो खुलेगी, रात भर यहाँ पर खुले रहेगी। यहाँ के इलाके के SP जो मोहल्ले जी हमारे साथ में, क्या किस तरह के दिशा निर्देश आप लोगों ने दिए हैं? मेंटेन नहीं हो पा रहा था तो इन लोग सभी को निर्देश दिए हैं कि यहाँ केवल थोक व्यापारी ही अंदर घुस आ जाए। इसमें 4 पहिया वाहन और बड़ी गाड़ी, 3 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, ये सबको ब्रेक लगाया जाएगा और इसमें एक एंट्री गेट रहेगा और निष्कासी गेट। पहले दोनों गेट से घुसते थे तो डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा था, काफ़ी भीड़ हो जा पा रही थी। नहीं, इनका रात के 12 बजे के आसपास से शुरू होगा और सुबह तक रहेगा। रात में इतने ज़्यादा चहल पहल होती नहीं है, केवल व्यापारी, बड़े व्यापारी ही आएंगे, इसलिए उम्मीद है कि यहाँ भीड़ कम होगी। तो आपने सुना कि हमारी खबर IBC 24 की खबर दिखाए जाने के बाद कि डूमर तराई सब्जी मार्केट में काफ़ी भीड़ जमा हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, तो उसको गंभीरता से लिया है जिला प्रशासन और पुलिस ने और एक नई व्यवस्था की है कि अब इस सब्जी बाजार में केवल थोक सब्जी वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा। गाड़ियाँ पूरी बाहर रहेंगी। रात में 12 बजे से लेकर रात भर जो सुबह 6 बजे तक ही थोक व्यापारी सब्जी आकर यहाँ पर रहेंगे और दिन भर जो है यहाँ पर व्यवसाय बंद रहेगा। कैमरामैन नरेंद्र मारकंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने उनकी माताजी से भी बातचीत कर उनका स्वास्थ्य जाना और आशीर्वाद भी उनसे लिया है। सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि पीएम मोदी के कॉल आने से उपासने का परिवार काफी खुश है और सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि इतनी व्यस्तता के बाद भी उनका कॉल आना और वरिष्ठ जनों से सीधे बात करने से उनका उत्साहवर्धन हुआ है। कई लोगों ने आशीर्वाद दिया था, चलो चलो चलो, हमने कहा नहीं, ऊपर सुनिए और मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है और आगे सब सुनाई देता है, टीवी पे देखते हैं। प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का फ़ोन मेरे फ़ोन पर आया और उन्होंने कहा कि मैं रजनीता उपासने जी से बात करना चाहता हूं, आप बात कराएंगे। मैंने उनसे बात कराई। उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि आपने भारतीय जनसंघ के समय से और बहुत काम किया है पार्टी, उन्होंने अंत में कहा, और आप स्वस्थ रहें, सब स्वस्थ रहें और इस लड़ाई में लड़ने की हमको विजय श्री प्राप्त हो, मुकाबला करने की ताकत मिले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है और आप अपने घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।